कहते हैं पैसा आदमी को ऊपर ले जा सकता है, लेकिन आदमी पैसे को ऊपर नहीं ले जा सकता। एक छोटी सी कहानी कहानी है एक राजा की, जो बहुत ही प्रतापी राजा थे। अपने प्रजा का बहुत तरह से ख्याल रखते थे, उनका देख रेख करते थे। प्रजा हमेशा प्रसन्न रहती थी। लेकिन इधर कुछ दिनों से राजा बहुत चिंतित रहा करते थे। उनके चिंता का कारण यह था कि उनकी एक केवल पुत्री थी, उनका कोई पुत्र नहीं था। तो राजा को चिंता इस बात की थी कि उनके बाद उस राज्य को संभालेगा कौन। और राजा चूंकि काफी दिन से राज्य को संभाल रहे थे, अब वो बूढ़े हो चुके थे। उनको लगता था कि अब हमको जो है वानप्रस्थ के लिए प्रस्थान करना चाहिए। अभी हमको संन्यास लेना चाहिए, राजपाट छोड़ देना चाहिए। इसके लिए राजा चिंतित रहा करते थे कि इस राज्य को कौन संभालेगा मेरे बाद। एक दिन उन्होंने निर्णय लिया कि मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा, और जिस किसी से भी अपनी पुत्री का विवाह करूंगा उसी को राजपाट सौंप करके मैं संन्यास के लिए चला जाऊंगा। तो उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया और बताया कि मैंने इस तरह का निर्णय लिया है, और मेरा निर्णय यह है कि कल सबसे पहले जो कोई भी व्यक्ति मेरे राज्य में प्रवेश करेगा, मैं उसी के साथ अपने पुत्री का विवाह करूंगा और उसी को यह पूरा राज्यपाट में सौंप करके संन्यास के लिए चला जाऊंगा। मंत्रियों ने कहा, राजा साहब आपने तो बहुत बड़ा निर्णय ले लिया, इस तरह से किसी को भी राजा बना देना क्या उचित रहेगा? आप एक बार फिर विचार कर लीजिए। राजा ने कहा, नहीं, अब निर्णय हो चुका है, अब यही होना है। आप लोग बस इस बात का ध्यान रखिए कि कल सबसे पहले कौन हमारे राज्य में प्रवेश करता है उसको हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए। मंत्रियों ने बोला, ठीक है, महाराज का ऑर्डर मान लिया, और वो चले गए। इस बात पर ध्यान देने लगे कि राज्य में सबसे पहले कौन प्रवेश करता है। अगला दिन सुबह सुबह जो है उनके सैनिकों ने एक व्यक्ति को ले आकर के दरबार में प्रस्तुत किया। वो व्यक्ति बहुत ही फटे हाल में था, फटे पुराने कपड़े पहने हुए था, बहुत ही गरीब लग रहा था, बहुत ही परेशान लग रहा था। लेकिन अपने निर्णय के अनुसार राजा ने उसे अपनी पुत्री का वर चुना और उससे अपने पुत्री का विवाह करा दिया और उसी को फिर राजा बना दिया। राजा बनाने के बाद भी राजा कुछ दिनों के लिए अपने राज्य में ठहरे, क्योंकि वो राज्य कैसे चलाया जाता है इससे बिल्कुल अनभिज्ञ था। तो उसको उन्होंने जहां तक सिखा सकते थे उन्होंने उसको सिखाया कि राज्य को कैसे चलाना है, राज्य को चलाने की बारीकियां क्या है, वो सब कुछ उन्होंने उसको सिखाया। और उसके बाद ये सन्यास के लिए चले गए। फिर भी अब चूंकि वो नया आदमी था राजपाट के लिए, उसके अंदर कुछ न कुछ कमी रह गई थी। लेकिन वो लड़का बहुत चालाकी से जो है राज्य चला रहा था और धीरे धीरे सब कुछ सीखते जा रहा था। धीरे धीरे कुछ ही दिनों में वो जो है सब चीजों में पारंगत हो गया। उसे हर चीज का पता हो गया कि राज्य को कैसे चलाना है, कैसे प्रजा को सुखी रखना है, किस तरह से प्रजा का देख रेख करना है, युद्ध की रणनीति कैसे बनानी है, राज्य की रक्षा कैसे करना है, सारे कामों में वो धीरे धीरे पारंगत हो गया। अब उस राज्य की प्रजा पहले से भी खुश रहने लगी। वो पुराने वाले राजा को जो है धन्यवाद देती थी कि वो हमारे पुराने वाला राजा बहुत दूरदर्शी थे, जिन्होंने इतने अच्छे लड़के को हमारे राज्य का राजा बनाया, जो हमारा इतना अच्छे से ख्याल रख रहा है। तो ऐसे ही चलता रहा। दरअसल वो राजा जो है जिस राजमहल में रहता था उसमें बहुत बड़े बड़े कमरे थे, बहुत बड़े बड़े सभागार थे, और उन सारे कमरों के, सारे सभागार के चाबी अलग अलग लोगों के पास रहा करती थी। जैसे जो वित्त मंत्रालय के लिए जो कमरा था, जो हॉल था जिसमें खजाना हुआ करता था, उसका चाबी वित्त मंत्री के पास हुआ करता था। जिसमें असलहे रखे जाते थे, जिसमें हथियार रखे जाते थे, उस कमरे की चाबी जो है जो सेनापति थे उनके पास हुआ करता था। और जो अभिलेखागार था उसका चाबी जो है जो होते थे रेवेन्यू के अधिकारी उनके पास हुआ करता था। मतलब अलग अलग कमरे की चाबी अलग अलग लोगों, अलग अलग मंत्रियों, अलग अलग अधिकारियों के पास हुआ करता था। लेकिन उस महल में एक बहुत छोटा सा कमरा था, उसकी चाबी राजा खुद अपने पास रखता था, और उसकी चाबी कभी भी किसी को राजा नहीं देता था। उसके चाबी को हमेशा अपने कमर में बांध करके रखता था। तो मानव हृदय की ये प्रवृत्ति होती है कि जो कुछ भी छिपा होता है उसको जानने की, उसको समझने की दिल में अभिलाषा होती है।
मंत्रियों के अंदर ये अभिलाषा जागृत हो गई कि उस कमरे में क्या है, जाना जाए। उस कमरे में कुछ न कुछ तो खास है, क्योंकि राजा जी उसकी चाबी किसी को देते नहीं, उस कमरे में किसी को जाने नहीं देते, उस कमरे के आसपास किसी को फटकने नहीं देते। तो राजा जी जो है उस कमरे की चाबी अपने पास ही रखते थे। तो मंत्रियों में ये खटकता था कि आखिर उसमें क्या है ऐसा जो हमें नहीं बताया जा रहा है। एक दिन वित्त मंत्री ने हिम्मत करके राजा जी से पूछा कि राजा जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस कमरे में क्या है, आपने उसमें क्या छिपा के रखा है, हमें जानना है। राजा गुस्सा हो गए, बहुत नाराज हुए उसके ऊपर, उसको डांट दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ इस तरह से बात करने की, हमसे इस तरह से पूछने की। वो मंत्री डर गया और वो चला गया राजा जी के पास से। लेकिन उसकी उस कमरे के रहस्य को जानने की जो उत्कंठा थी वो तो समाप्त नहीं हुई, वो और बढ़ गई कि आखिर इस कमरे में ऐसा क्या रहस्य है जो बताना नहीं चाहते राजा जी। तो उसने ये बात जाकर के सेनापति से बताया। सेनापति ने बोला, ठीक है, मैं जानने का प्रयास करता हूँ। एक दिन हिम्मत करके सेनापति ने भी राजा से यही बात पूछ लिया कि राजा जी, उस कमरे में क्या है, थोड़ा हमें बताइए, हम सब जानना चाहते हैं। राजा उसके ऊपर भी भड़क गए, उसको भी डांट करके भगा दिया। अब उत्कंठा और बढ़ गई जानने की उस रहस्य को। तो सारे मंत्री मिलकर के ये विचार किए कि शायद रानी जी को इस बात का पता हो। उन्होंने रानी जी से पूछा, तो रानी जी ने कहा, नहीं, मुझे भी नहीं पता है कि उसमें क्या है, उस कमरे में राजा जी क्या छिपा रहे हैं। तो मंत्रियों ने उनको थोड़ा पालिश वालिश मारा, बोला, आप तो उनकी अर्धांगिनी है, आपको तो पता होना ही चाहिए, आपका तो हक बनता है कि उस कमरे में क्या रहस्य है आपको पता हो। रानी ने कहा, ठीक है, मैं पता लगाने का प्रयास करूंगी। अब रानी जी रुष्ट हो गई, राजा से बात नहीं कर रही थी, उन्होंने भोजन पानी का भी त्याग कर दिया। राजा पूछने लगे, क्या बात हो गई रानी, बताइए हमें, क्यों आप इस तरह से रुष्ट हो गई हैं। रानी ने कहा, उस कमरे का क्या रहस्य है, जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक मैं आपसे बात नहीं करूंगी। तो अब चूंकि वो पत्नी थी राजा की, पत्नियों के आगे तो पति मजबूर हो जाते हैं। राजा ने कहा, ठीक है, मैं आपको उस कमरे का रहस्य बताना चाहता हूँ, लेकिन बता करके कोई फायदा नहीं है, आपके समझ में नहीं आएगा। इससे बेहतर है कि आप हमारे साथ चलिए और खुद चल करके वहां देखिए। तो राजा जो है रानी को साथ में लेकर के गए और साथ साथ सारे मंत्रियों को बुला लिया, जो भी उस कमरे का रहस्य जानना चाहते थे। सबको लेकर के उस कमरे के दरवाजे पर पहुंचे। कमरा लॉक था और चाबी इनके कमर में लटक रही थी। उस चाबी से इन्होंने लॉक खोला और दरवाजा खोल के सबको अंदर ले गए। अंदर जाके सब लोग देखे तो सब लोग आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि उस कमरे में कुछ था ही नहीं। वो कमरा पूरी तरह से खाली था। उसमें बस एक दीवार पर एक कील लगी हुई थी और उसी कील पर कुछ फटे पुराने कपड़े टंगे हुए थे। अब मंत्रियों ने बोला, राजा जी, आप यहाँ आकर के करते क्या हैं? आप हम देखते हैं हर 15-20 दिन में आप यहाँ आ जाते हैं और लगभग आधा घंटा का समय व्यतीत करने के बाद ही यहाँ से जाते हैं। तो जब इस कमरे में कुछ है नहीं तो आप आते क्यों हैं? और आकर के आप करते क्या हैं? राजा बोले, ये हमारा अतीत है। जब भी मेरे अंदर ये भाव आता है कि मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ, मैं यहाँ का राजा हूँ, मेरे से बड़ा कोई नहीं है, मैं ही सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, जब भी मेरे अंदर घमंड आता है, मान आता है, तब मैं इस कमरे में आता हूँ और अपने अतीत से साक्षात्कार करता हूँ, अपने अतीत से मिलता हूँ। तो मेरे अंदर जो है शालीनता उत्पन्न हो जाती है। मैं यहाँ आकर के देखता हूँ कि मैं अभी जो राजा बना हूँ, ये तो पुराने वाले राजा जी की अनुकंपा थी जो उन्होंने हमें यहाँ का राजा बना दिया, वरना मेरा अतीत तो ये था। ये फटे पुराने कपड़े ही हमारे अतीत थे, हमारी शुरुआत यही थी। तो हमारे अंदर खुद से शालीनता आ जाती है, मैं हम्बल होने लगता हूँ। दोस्तों, इसी कहानी को चरितार्थ करती हुई हरबंस राय बच्चन की एक कविता है, आंख में हो स्वर्ग पर पांव धरती पर टिके हूँ। आंख में हो स्वर्ग पर पांव धरती पर टिके हूँ, इस अनोखी कंटकों की सीख का सम्मान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। कहने का मतलब यह है कि आप कितने भी ऊंचाई पर पहुंच जाएं, अगर आप स्वर्ग के पाने का भी कामना करते हैं, स्वर्ग पाने का लक्ष्य रखते हैं, स्वर्ग को पाने की इच्छा रखते हैं, उसका ख्वाब देखते हैं, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, हर किसी का वो हक है। लेकिन आपको इस बात का सर्वथा ध्यान रखना चाहिए कि आप जमीन से जुड़े रहें। आपके पैर जिस दिन जमीन को छोड़ देंगे, उस दिन आप स्वर्ग को पाने के चक्कर में धड़ाम से गिरेंगे और सब कुछ चकनाचूर हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि हमेशा कितना भी ऊंचाई पा लें, हमेशा जमीन से जुड़े रहें, अपने अतीत को कभी भी भूलें न। और उसके बाद अगर आप प्रगति करेंगे
तो आपका प्रगति अस्थायी होगा। धन्यवाद दोस्तों।